हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था अपने जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में थे, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। साथ ही अपन ने उसमें ये भी देखा था कि जो अपनी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें दो इंपोर्टेंट टर्म होती है, बोले तो उसकी टाइप होती है, जैसे कि सेल स्वेलिंग हो गया, इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन हो गया, और अपने जो सेल डेथ था यानी कि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी था उसकी भी अपन ने देखा था कि जो सेल की डेथ होती है वो दो तरह से होती है, कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। ये दो तरह से अपन उसमें देख चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी यहाँ पर अपने सिलेबस में एक और नया टॉपिक दिया गया है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी अडेप्टिव चेंज, जिसको अपन जो है अगर सिंपल से एक टर्म में कहें तो उसको सेल्यूलर अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना सेल्यूलर अडेप्टेशन होता है इसके बारे में देखो, अगर आपने मेरे लास्ट के दो वीडियो अगर आप देख रहे होंगे सेल इंजरी वाले, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि सेल्यूलर अडेप्टेशन आप जो एक टर्म सुन रहे होंगे, है ना। तो अपन मैंने सबसे पहले जो कॉजेस ऑफ सेल इंजरी वाला वीडियो बताया था, मैंने उसमें बताया था कि सेल्यूलर अडेप्टेशन में क्या होता है, तो अपनी जो सेल की मॉर्फोलॉजी रहती है वो चेंज हो जाती है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो अपनी जो सेल्यूलर अडेप्टेशन होता है, देखो आपने सिलेबस में भी मेंशन किया गया कि 5 तरह का होता है। एक होता है एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डायप्लेसिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि एग्जाम में जो आता ही आता है 14 नंबर में, या तो आपसे जो है सेल इंजरी के बारे में आपसे पूछ लेगा या फिर पूछेगा कि सेल्यूलर अडेप्टेशन क्या है। इन दो क्वेश्चन में से कभी कभी तो ये पता है दोनों साथ में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी जो है सिंगल आता है। अभी आरजीबी के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ए बी करके आते हैं, तो चांस है, ठीक है, 90% चांस है कि दोनों साथ में आ सकते हैं, है ना। तो उसी के बारे में आप यहाँ पर सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में देखेंगे। लेकिन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि जो अपना क्या होता है सेल इंजरी वाले में, तो पहले उसको आप यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अपन ने देखा था कि जब अपन के पास एक कोई नॉर्मल सेल है जो क्या है अपने होम्योस्टेसिस में अरेंज है, तो उस पर अपन कोई स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस बोले या कोई स्टिमुलाई बोले या कोई बैक्टीरिया बोले या कोई कुछ भी बोले, ठीक है, स्ट्रेस, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस हो, किसी भी तरह की स्ट्रेस हो, तो क्या होगा, सबसे पहले तो अपना क्या करता है, जो अपना सेल रहता है वो क्या करता है, सेल अडेप्टेशन हो जाता है। तो सेल अडेप्टेशन में मैंने ये बताया था कि इसमें क्या होता है, सेल की जो मॉर्फोलॉजी रहती है, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चेंज हो जाते हैं। तो देखो सेल अडेप्टेशन क्या होता है, इसी के बारे में अपन जो कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर मैंने ये भी बताया था कि सेल अडेप्टेशन हो जाने के बाद क्या होता है, जब भी अपन उस पर क्या करते हैं, अगर जो अपनी स्ट्रेस रहती है उसको लॉन्ग टाइम तक या कंटिन्यू अपन उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अपन की सेल इंजरी हो जाती है ना। तो सेल इंजरी में क्या होता था, अपना जो सेल रहता था वो डैमेज हो जाता था, है ना। तो फिर मैं बताया था कि अपनी जो सेल इंजरी होती है दो तरह की होती है, होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। अपन ने देखा था रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता था कि जब भी अपन जो है स्ट्रेस रहती थी तो उसको अपन जो है हटा लेते, तो अपना सेल जो होता है नॉर्मल कंडीशन में रिकवर हो जाता था। अपन रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या देखा था कि जो जब अपन रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाने के बाद अपन स्ट्रेस को कंटिन्यू अप्लाई करते रहते थे, तो अपना क्या होता था, सेल की डेथ हो जाती थी। तो मतलब कहने का था कि अपन जो स्ट्रेस को अगर रिमूव कर लेते थे तो फिर भी अपना सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में रिकवर नहीं होता था। और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है इसी को अपन सेल डेथ के नाम से भी अपन जानते थे। तो ये सब जो अपन डिस्कस कर चुके थे, सेल इंजरी के बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले सेल अडेप्टेशन के बारे में। तो सेल अडेप्टेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो यहाँ पर समझो कि सेल अडेप्टेशन होता क्या है ना। देखो वही लिखा हुआ है सेम यहाँ पर, मान लो अपना कोई एक नॉर्मल सेल है जिस पर अपन कोई स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, जो है फिजियोलॉजिकल हो पैथोलॉजिकल हो, तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना जो सेल है, ठीक है, वो अपने जो है सर्वाइव करने के लिए और जो अपने फंक्शन है उसको कंटिन्यू परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, सेल जो है एडजस्ट कर लिया किसको, अपने फंक्शन को, स्ट्रेस को, उसकी जो आपने जैसे नॉर्मल सेल जैसे स्ट्रेस के अकॉर्डिंग सेल जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मतलब पहले तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना स्ट्रेस से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम होता है, तो वो पहले तो कोशिश करेगा कि हम खुद इससे एडजस्ट हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी जैसे जो आपने जो क्या रहता है, सेल जो एडजस्ट कर लेता है अपने फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, और लेकिन लॉन्ग टाइम तक जो स्ट्रेस को अप्लाई करने के बाद क्या होता है, सेलुलर अडेप्टेशन को देखने को मिल जाता है ना। तो यही था कि सेलुलर अडेप्टेशन क्या कहलाता है ना। तो वही यहाँ पर थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ कि सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। मतलब कि जब भी अपन स्ट्रेस को रिमूव कर लेंगे तो सेल जो है फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि सेल अडेप्टेशन क्या होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स होता है किसके अगेंस्ट, जब भी कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस अपन अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कैसे हो सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो सकती है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस अप्लाई होती है तो उसके रिस्पॉन्स में अपना सेल क्या करता है, अपनी फंक्शन स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और जो एक अपने नई दिशा में ढालने की कोशिश करता है। मतलब उस जैसा वहां पर एनवायरमेंट है, जैसी स्ट्रेस है, तो उसी में ढालने की कोशिश करता है, तो उसी को कहते हैं स्टेडी स्टेज, है ना। तो क्या करता है, अपने आप को एक न्यू स्टेडी स्टेट देने की कोशिश करता है
है ना, जिससे कि वो क्या कर सके कि अपने जो सेल है वो क्या कर सके और ज्यादा सर्वाइव कर सके, तो अपने फंक्शन को कंटिन्यू परफॉर्म कर सके, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन कठिन हो सकती है ना, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला डायग्राम था इससे समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरा यही डायग्राम वहां पर थ्योरी में लिखा हुआ है ना। और ये नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन आप जो बिना समझे जो आप नोट्स लिखोगे तो बेसिक सी बात है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो देखो अपना सेल, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा होगा कि सेल अडेप्टेशन क्या होता है, कि सेल अडेप्टेशन क्या होता है, जिससे सेल की मॉर्फोलॉजी रहती है वो चीज हो जाती है। मॉर्फोलॉजी शब्द जहां भी है तो समझना, जैसे साइज होगा, शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, ये सब चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है सेल अडेप्टेशन में, अपने जो सेल की साइज रहते हैं, शेप रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं, और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब उसके फंक्शन रहते हैं, वो सब क्या होता है हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं। अपना जो सेल अडेप्टेशन होता है, देखो 5 तरह का होता है। एक होता है एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डायप्लेसिया। देखो एट्रोफी में क्या होता है, एट्रोफी में क्या रहता है, अपने जो सेल का साइज रहता है वो कम हो जाता है। हाइपरट्रॉफी में क्या रहता है, सेल का जो साइज जो है बढ़ जाता है। और हाइपरप्लेसिया में क्या रहता है, सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, साइज सेम रहेगा बट इसमें क्या होगा, सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। और मेटाप्लेसिया में क्या होगा, मेटाप्लेसिया में क्या रहता है, सेल जो है अपने क्या रहता है, जो मैच्योर सेल से अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। मतलब एक टाइप का सेल है वो वहां से हटके एक जो नई किसी अदर टाइप का सेल जो है वहां पर आ जाएगा, है ना। जैसे कि अपने देखा जैसे कि मान लो अपने जो कोलमनार टाइप का सेल है, तो क्या करेगा, अपने आप को स्क्वामस या अदर टाइप का जो सेल है उससे रिप्लेस कर लेगा। या हो सकता है जो स्क्वामस टाइप का सेल है वो अपने आप को कोलमनार टाइप के सेल से रिप्लेस कर ले, तो क्या कहता है, मेटाप्लेसिया कहलाता है। डायप्लेसिया में क्या रहता है, जैसे अपने जो सेल रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाते, तो वो डायप्लेसिया हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसी के हाथ क्या रहते हैं, किसी की एक टांग रहती है वो छोटी रहती है, एक पैर छोटा रहता है और एक पैर बड़ा रहता है। या किसी का जो कोई बॉडी का किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है, मान लो कोई पार्ट है जैसे कि हाथ सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते, तो छोटे रहते बड़े रहते हैं, है ना। तो वो सब जो है डायप्लेसिया के केस में आ जाता है। अपन पैथोफिजियोलॉजी में उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायप्लेसिया बोलते हैं, जब किसी की जो सेल रहते हैं वो एबनॉर्मल जो है डेवलप हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन हाइपलेसिया को देखते हैं। तो अपना जो हाइपलेसिया है वो 2 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, एक होता है ह्यूपर, एक होता है प्लेसिया। देखो ह्यूपर शब्द का मतलब होता है ओवर और प्लेसिया का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेसिया में जो अपने सेल रहते हैं उनका ओवर फॉर्मेशन होने लगता है। अब ओवर फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जो अपने सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। अब जब सेल के नंबर बढ़ेंगे तो सेल के नंबर बढ़ने से क्या होगा, अपने टिश्यू भी बढ़ेगा, टिश्यू भी इनलार्ज होगा ना। और जब टिश्यू बड़ा होने लगेगा तो क्या होता है, अपने ऑर्गन भी बड़े होने लगेंगे। अपने देखा था कि अपने जो टिश्यू रहते हैं वो सेल से बने होंगे, तो सेल की संख्या बढ़ेगी तो टिश्यू बढ़ेगा। अपने जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं, जब टिश्यू की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अपना ऑर्गन भी तो बढ़ेगा ना, है ना। तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, अपनी ऑर्गन की साइज इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल का ओवर फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब कि वहां पे क्या होता है, सेल के नंबर इंक्रीज होने लगते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हाइपरप्लेसिया कहलाता है। तो वही अपन यहाँ पर देखेंगे। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइपरप्लेसिया क्या होता है, सेल का ओवर फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि ओवर फॉर्मेशन की वजह से सेल के जो नंबर रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, परंतु जो सेल की साइज रहती है वो इंक्रीज नहीं होती है। यहाँ पर लिखा है कि नॉट इंक्रीज द सेल ऑफ साइज। एक तो उससे क्या होगा कि जब भी वहां पर सेल के नंबर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई क्या होगा कि अपने जो ऑर्गन है, टिश्यू हो गए, वो क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे, है ना। अपने देखो जो अपनी क्या रहता है, जो हाइपरप्लेसिया रहती है वो देखो 2 तरह के सेल में देखने को मिलती है, एक लीबल सेल और एक जो स्टेबल सेल। इसको थोड़ा सा समझना है कि अपन को पता है कि अपन ने एचबी में पढ़ा था कि अपने जो सेल रहते हैं अपनी बॉडी में 3 तरह की सेल प्रेजेंट होती है। एक होता है लेबाइल सेल, ठीक है, एक होता है स्टेबल सेल, वो होता है परमानेंट सेल। अपन ने देखा था जो लेबाइल सेल होते हैं क्या करते हैं, नॉर्मली अपनी बॉडी में क्या करते हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है, अपन को डिवीजन देखने को मिलता है। डिवीजन के मतलब कि जैसे कि मान लो अपन के पास कोई एक नॉर्मल सेल है, तो क्या होगा कि जो जब इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस देखने को मिलेगी तो एक सेल से क्या हो जाएंगे कि 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर 2 सेल से 4-5 सेल जो है नए सेल बनते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो लेबल सेल में जो नॉर्मल सेल डिवीजन की अपन को प्रोसेस देखने को मिलती है तो क्या होता है, लेबल सेल होते हैं। अब जो स्टेबल सेल होते हैं, देखो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन जब भी जैसे कोई इंजरी या स्ट्रेस अप्लाई होती है तो क्या होता है, जो अपने स्टेबल सेल रहते हैं वो भी अपनी जो सेल डिवीजन की प्रोसेस रहती है उसको परफॉर्म करने लगते हैं। क्योंकि जो अपने परमानेंट सेल होते हैं, चाहे इस पर कोई इंजरी अप्लाई हो या किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए, तो ये लेकिन अपनी जो सेल डिवीजन की प्रोसेस रहती है उसको शो नहीं करते हैं, है ना। तो अपन ने देखा था कि अपने जो क्या हो रहा है कि अपने जो हाइपरप्लेसिया है इसमें सेल का ओवर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवर फॉर्मेशन हो रहा है मतलब नए सेल बन रहे हैं, और नए सेल कब बनेंगे, जब वहां पर डिवीजन होगा, मतलब एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 3 सेल बनेंगे। मतलब जो उनका फॉर्मेशन कब होता है, जब वो अपने आप को डिवाइड करेंगे। और लेकिन अपने जो जैसे परमानेंट सेल रहते हैं वो क्या रहता है, सेल डिवीजन को शो ही नहीं करते, मतलब इनके सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होता है ना।
तो इससे क्या होगा, जैसे अपने जो हाइपरप्लेसिया रहती है वो अपने परमानेंट सेल होते हैं, वो हाइपरप्लेसिया को शो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि अपना हाइपरप्लेसिया को वो अपने स्टेबल सेल हो गया, लिवर सेल हो गया, इनमें अपन को क्या होती है, नॉर्मल जो है हाइपरप्लेसिया अपन को देखने को मिल जाती है। तो वही सेम पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जो अपनी जो हाइपरप्लेसिया क्या होती है कि सीन इन टिश्यू मेड बाय, यानी कि ऐसे टिश्यू में अपन को हाइपरप्लेसिया देखने को मिलती है जो क्या होते हैं लेबल सेल और जो स्टेबल सेल से बने होते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं कि दे कैन डिवाइड, मतलब ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। देखो अपनी जो हाइपरप्लेसिया होती है जो अपने हाइपरट्रॉफी के साथ भी देखने को मिल सकती है और जो है उसके बिना भी देखने को मिल सकती है। और हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो सेल का जो क्या रहता है स्ट्रक्चर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, परंतु जो उस पर क्या होता है सेल के नंबर रहते हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं, है ना। तो कभी कभी अपन को देखने मिलता है किसी टिश्यू का साइज इंक्रीज हो रहा है और उसमें क्या होता है उसका जो है साइज भी इंक्रीज हो रहा है, उसके नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी एक साथ अपन को देखने को मिलती है ना। तो अपन को जो हाइपरप्लेसिया वो हाइपरट्रॉफी के साथ भी हो सकती है और अकेले भी हो सकती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हाइपरप्लेसिया का डायग्राम से मैंने यहाँ पर समझाया कि मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, जब भी अपन उससे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हाइपरप्लेसिया में देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले आपका जो सेल है वो अपने आप को अडेप्ट करके क्या होगा, नए सेल का फॉर्मेशन करेगा ताकि वहां पर जो साइज ऑर्गन बढ़े, जो स्ट्रेस से अपने आप को लड़ पाए, बचा पाए अपने आप को, जिससे कि वो कंटिन्यू सर्वाइव कर सके, फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये क्या होता है हाइपरप्लेसिया होता है। यहाँ पर देखो एक सेल से 2 सेल बन गए, मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है ना, तो वो क्या कहता है हाइपरप्लेसिया कहलाता है। यहाँ पर जो अपना हाइपरप्लेसिया था इसकी थोड़ा मैकेनिज्म को समझू तो ये क्या होता है कि जो अपना हाइपरप्लेसिया होता है तो इसमें क्या होता है जो सेल के जो क्या होता है जो नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये क्यों इंक्रीज होता है थोड़ा इसको समझो कि क्या होता है। जैसे कि मान लो अपना एक नॉर्मल सेल है, क्या है एक नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो अपना जो नॉर्मल सेल पे 2 ग्रोथ फैक्टर अपन को देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं दो ग्रोथ फैक्टर अपन को देखने को मिलते हैं अपने नॉर्मल सेल पर, 2 ग्रोथ फैक्टर अपन को देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी अपन को स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो अपन को हाइपरप्लेसिया सीन होगी, तो क्या होगा अपने सेल पे अगर ग्रोथ फैक्टर की संख्या का ज्यादा होने लगेगी, वहां पर जो ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं सेल पे वो जैसे कि मान लो अभी 2 होते हैं तो 2 से 10 हो गए, 20 हो गए, तो जितने ज्यादा ग्रोथ फैक्टर होंगे ना तो उनकी क्या होगी जो सेल के नंबर ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। तो वही होता है कि अपने जो सेल हाइपरप्लेसिया होता है वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने से अपन को हाइपरप्लेसिया देखने को मिलती है। अपनी जो हाइपरप्लेसिया होती है देखो 2 तरह की होती है नॉर्मली, एक होती है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया, एक होती है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। 2 तरह की हाइपरप्लेसिया होती है। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि इसके एग्जांपल समझो कि जब भी जैसे कि अपन को हाइपरप्लेसिया देखने को मिलती है, जैसे फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, कभी जो प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के जो टाइम पे अपन को जो है उसमें हाइपरप्लेसिया अपन को देखने को मिलती है। मतलब हाइपरप्लेसिया से मतलब है कि उसमें क्या हो जाता है कि जैसे उसका सेल रहता है, सेल का क्या रहेगा जैसे कि वहां पर नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो वहां ब्रेस्ट रहते हैं उनका क्या होता है कि साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर समझो इस एग्जाम जैसे कि मान लो ये क्या है जो एक नॉर्मल ब्रेस्ट है, तो जब भी क्या होगा कि 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन में साइज इंक्रीज होगा। सबसे पहले प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मतलब क्या होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो बर्थ होने के बाद का जो टाइम चलता है ना, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं लैक्टेशन कहते हैं। प्यूबर्टी मतलब जब भी क्या होता है जैसे जो वुमेन होती है, जैसे वो 17, 18, 19 साल की मतलब जब इस एज में आती हैं तो वो ही कहलाता है प्यूबर्टी। जब ये 3 केस होते हैं तो 3 केस में क्या होता है कि नॉर्मली जो वुमेन का जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। मान लो यहाँ पर एग्जांपल समझो कि जब एक नॉर्मल कंडीशन में जब जैसे मान लो यहाँ पर सेल है तो मान लो इसमें क्या समझो कि इसमें तो 100 सेल है ना। तो जब भी ये तीन कंडीशन आएंगी जैसे प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, प्यूबर्टी हो गया, तो इनमें अपने क्या होगा कि इसका साइज इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर जैसे 100 सेल से क्या हो जाएंगे, क्या होगा सेल की संख्या बढ़ जाएगी और 1000 सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा जैसे जो ब्रेस्ट का साइज क्या है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है कि हाइपरप्लेसिया है। अब देखो जो क्या होता है जब हाइपर यहाँ पर क्या होता है साथ ही साथ देखो इनकी जो नंबर तो बढ़ते हैं, नंबर के साथ साथ जो यहाँ पर सेल होते हैं ठीक उनका साइज भी इंक्रीज होने लगता है ना। साइज भी इंक्रीज होने लगता है तो मतलब जब भी अपन देखा साइज इंक्रीज हो जाए तो समझ लेना यहाँ पर क्या है हाइपरट्रॉफी है। जब भी साइज इंक्रीज हो सेल का तो वहां पर क्या है हाइपरट्रॉफी है, और जब भी वहां पर नंबर इंक्रीज हो तो समझना कि उसमें क्या है हाइपरप्लेसिया है। तो ये एग्जांपल जो है चाहे हाइपरप्लेसिया हो या हाइपरट्रॉफी हो, दोनों का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या है कि जो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया है कि मतलब जब प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान जो फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन हाइपरप्लेसिया कहते हैं, और इसी को ही अपन हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा एग्जांपल है वो यूटेरस का। तो मतलब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस का साइज होता है वो जो है इंक्रीज हो जाता है,
तो ये भी जो है आपको हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल समझो कि क्या है, एक किसी जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का क्या है, एक यूटरस है। तो मान लो ये इसमें क्या होता है कि जैसे कि सिंपल से एक यूटरस है ना। तो क्या होगा जब भी क्या होगा कि जो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है यूटस का जो नहीं फीटस का फॉर्मेशन हो गया तो है ना। तो इसका क्या होगा, जो यूटरस का है इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि मान लो यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट रहते हैं तो ठीक है, सेल के नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर के साथ साथ जो सेल का स्ट्रक्चर रहता है वो भी इंक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पर देखो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हाइपरप्लेसिया होगा। और सेल का जो साइज रहता है वो इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी होगी। तो मतलब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, कि एनलार्ज साइज ऑफ यूटरस इन प्रेगनेंसी, इनकी प्रेगनेंसी के दौरान यूटरस का साइज जो इंक्रीज होना जो है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया और जो है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी दोनों का एग्जांपल है। मतलब ये दोनों एग्जांपल सेम आप जो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होगी जिसके बारे में अभी आप डिस्कस करेंगे, तो दोनों में आप इसमें जो एग्जांपल रख सकते हो। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया का। तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि जब भी क्या होता है, जो जैसे ऑस्ट्रोजन होता है, ऑस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, तो क्या होता है जो ऑस्ट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो अपनी बॉडी में ज्यादा हो जाए, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए, तो क्या होता है जैसे जो एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया अपन को देखने को मिलती है ना। तो जैसे कि समझो कि मान लो क्या है, एक नॉर्मल यूटरस है ना, वुमेन का एक नॉर्मल यूटरस है। तो यूटरस में क्या होता है, अपन को एक सिंगल लेयर प्रेजेंट रहती है। सिंगल कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ये एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है। क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है। तो जब भी अपन क्या कहते हैं, जो अपना ऑस्ट्रोजन रहते हैं इसका कंज्यूशन कर लेते हैं, जैसे टैबलेट के फॉर्म में हो गया, कैप्सूल के फॉर्म में हो गया, तो क्या होता है जब अपने जो यूटरस रहता है वहां पर जो है एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में जो है ऑस्ट्रोजन हो जाता है, तो क्या कहता है वहां पर स्ट्रेस के रूप में वर्क करने लगता है। जब भी वहां पर क्या होगा, यूटरस में स्ट्रेस अप्लाई होगी तो क्या होगा, वहां के जो सेल रहते हैं है ना, जो एंड्रोमेट्रियम के सेल हो गए, तो वो क्या कहेंगे अपने जो नंबर को इंक्रीज कर लेंगे है ना, कि और ज्यादा नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। तो वहां पर अभी तो एक सिंगल लेयर थी, एक लेयर थी वहां पर जो है एंड्रोमेट्रियम की। अब वहां पर और जैसे ही वहां पर जो क्या होगा स्ट्रेस अप्लाई होगी और जो ऑस्ट्रोजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण, तो क्या होगी जो और ज्यादा अपन को मल्टीपल अपन को एंड्रोमेट्रियम की लेयर देखने को मिलेंगी है ना। तो यहाँ पर ज्यादा एंड्रोमेट्रियम की लेयर देखने को मिलेंगी, तो क्या होती है सारी लेयर जो है थिक हो जाती है। तो कभी अभी देखा होगा कि अपन को जो क्या होती है ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो जैसे फिर क्या करते हैं, जब अपन जो अपन डॉक्टर से जाते हैं तो डायग्नोस करवाते हैं, तो अपन डॉक्टर क्या बताता है, इस ब्लीडिंग होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर थी वो ठीक हो चुकी है ना। तो यही एग्जांपल किसका है, पर को जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया होती है उसका एग्जांपल है, जो अपना जो एंड्रोमेट्रियम जो हाइपरप्लेसिया होती है, जो एक्सेस मात्रा में जैसे अपना ओस्ट्रोजन रहता है उसके द्वारा। अब जो दूसरा है वो है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी अभी अपन ने देखा, तो हाइपर शब्द का मतलब क्या होता है, ओवर। जो अपना ट्रॉफी शब्द का मतलब होता है साइज। तो मतलब इसमें क्या होता है, ओवर साइज हो जाता है, मतलब जो अपना सेल का साइज रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइपरट्रॉफी द साइज ऑफ सेल इंक्रीज, सो इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। मतलब इसमें क्या होगा, अपने जो सेल रहते हैं उनका साइज इंक्रीज होगा तो अपने जो ऑर्गन है, ठीक है, उनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, और टिश्यू है उनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपने जो टिश्यू रहते हैं वो सेल से बने होते हैं, और ऑर्गन रहते हैं वो क्या रहते हैं, टिश्यू और सेल से बने रहते हैं। तो जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो अपने ऑर्गन और टिश्यू का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा, याद रखना कि अभी मैंने बताया था कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज तो इंक्रीज होता है, परंतु जो सेल के नंबर रहते हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा होगा, मान लो जैसे अपने पास एक नॉर्मल सेल है, इस पर हमको एक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अपने को हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो अपना सेल क्या करके अडेप्ट करके अपने जो सेल का साइज रहता है वो इंक्रीज कर लेता है, तो क्या कहलाती है, नॉर्मली हाइपरट्रॉफी कहलाती है। अभी अपने देखा था कि जो अपने क्या रहते हैं, जो अपने बॉडी में 3 तरह के सेल होती है, एक होता है लेबल सेल होता है, स्टेबल सेल होते हैं, परमानेंट सेल होते हैं। तो अपन ने देखा था अपने जो हाइपरप्लेसिया होती है वो लेबल सेल और स्टेबल सेल में देखने को मिलती है, क्योंकि ये दोनों क्या कहते हैं, जो है यहाँ पर जो है डिवीजन की प्रोसेस को शुरू करते हैं, परंतु परमानेंट सेल में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो अपनी जो हाइपरट्रॉफी होती है वो चाहे लेबल सेल हो, स्टेबल सेल हो या परमानेंट सेल हो, तीनों तरह के सेल में अपन को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तो सेल का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, थोड़ी ना उसका डिवीजन से कोई लेना देना है। चाहे परमानेंट सेल अपने आप को डिवाइड करे ना करे, डिवीजन की प्रोसेस शो करे ना करे, उसका जो सेल है उसका साइज तो बढ़ सकता है ना। तो अपन को जो परमानेंट सेल में भी अपन को देखने को मिल जाएगी, स्टेबल सेल में तो देखने को मिलती ही है, और लेबल सेल में भी अपन को देखने को मिल जाती है ना। तो देखो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि अपनी जो हाइपरट्रॉफी की मैकेनिज्म क्या है, मतलब अपनी हाइपरट्रॉफी कैसी होती है।
तो जब भी क्या होता है अपनी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, जब ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इनकी जो मात्रा रहती है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर जो सेल के अंदर जो सेलुलर सब्सटेंस है, जैसे कि जो सेल की सेल प्रोटीन है वो इंक्रीज हुआ है, तो अपन को क्या होता है कि जो अपन को हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पता है, याद रखना है कि जो जब भी हाइपरट्रॉफी होती है तो अपन ये नहीं कह सकते वो जो सेल स्वेलिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि सेल स्वेलिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो बाटे की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसी बारे में अपन प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर जो बाटे की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है ना, यहाँ पर सिर्फ उसका क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है, क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस सिंपल सा डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप यहाँ पर सेलुलर स्वेलिंग और हाइपरट्रॉफी के बीच में। अब यहाँ पर देखो, अपनी जो हाइपरट्रॉफी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, एक होती है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, है ना। तो फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी मैंने देखो पहले भी बताया हुआ था, जब अपन हाइपरप्लेसिया की एग्जांपल पढ़ रहे थे तो उसमें बताया हुआ था कि जब भी यूटेरस का प्रेगनेंसी के दौरान इनलार्ज होना, वो क्या कहलाता है, हाइपरप्लेसिया, और जो है हाइपरट्रॉफी दोनों का एग्जांपल है। इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया भी था। ऐसे ही जब अपने देखा था, अपने जो फीमेल के जो ब्रेस्ट रहते हैं, ठीक है, उनका प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी और लैक्टेशन के दौरान साइज इंक्रीज हो जाना, वो भी जो है हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल है, और जो हाइपरप्लेसिया दोनों का एग्जांपल आता है। तो ये दोनों एग्जांपल एकदम से सेम है हाइपरप्लेसिया के जैसे। यहाँ पर अब देखो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो कार्डियक मसल में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, जो अपन ने देखा था जो अपना हाइपरट्रॉफी होती है वो परमानेंट सेल में भी अपन को देखने को मिलती है ना। तो क्या होता है, परमानेंट सेल किसके पाए जाते हैं, हार्ट की पाए जाते हैं। हार्ट को अपन क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। तो जो कार्डियक मसल्स रहते हैं, यानी कि हार्ट के मसल रहते हैं, उसमें भी अपन हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन और जो आयोटिक वाल्व डिसीज के दौरान अपन को ये देखने को मिलती है। अपना जो तीसरा है वो है एट्रोपी। तो देखो मैंने शुरुआत में भी बताया होगा, तो कि एट्रोपी में क्या होता है कि अपना जो सेल का साइज रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, इसमें सेल का साइज रहता है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, सेल प्रोटीन रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, सेल सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, तो वो कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एट्रोपी में होता है। हाइपरट्रॉफी में देखा था कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उसका साइज इंक्रीज होता है। अब दूसरा कंडीशन में भी तो हो सकता है कि उसके अंदर जो सेल सब्सटेंस है वो कम हो जाए, वो कम हो जाएंगे तो उसका साइज कम हो जाएंगे, सेल का साइज कम होगा, सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो उसी अपन क्या कहते हैं, एट्रोपी में कहते हैं। कभी कभी अपन देखते हैं कि मान लो कोई जैसे एक ऑर्गन है, तो उसमें सफिशियंट नंबर में, मतलब कि जितने नंबर में उसमें ऑर्गन में सेल प्रेजेंट थे, सेल उतने ही है, लेकिन फिर भी उसका जो साइज जो कम हो गया, टिश्यू का, ऑर्गन का जो साइज जो है रिड्यूस हो गया, है ना। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एट्रोपी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक समझो कि मान लो आपके पास एक टिश्यू, एक नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू है, मान लो कि 6 सेल प्रेजेंट है ना। तो अभी साइज उसका इतना है ना। तो क्या होगा, जब भी अपन उस पर कोई स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे अपन, जो हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो सेल का देखो जो अपना टिश्यू रहता है उसका साइज कम हो जाएगा, है ना, और कम हो जाएगा, लेकिन जो सेल के नंबर तो कम है। देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर साइज कम हो गया ना। तो एट्रोपी अपन को क्या देखने को मिलता है, जो सेल की साइज जो है डिक्रीज हो जाती है, परंतु जो सेल के नंबर रहते हैं वो डिक्रीज नहीं होते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एट्रोपी कहते हैं। अब देखो एट्रोपी की मैकेनिज्म को देखो, तो एट्रोपी की मैकेनिज्म अभी मैंने बताया है ना कि इसमें सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं, सेल सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है, तो वो कम हो जाते हैं, तो अपन को एट्रोपी अपन को देखने को मिलती है। मैकेनिज्म से समझना कि मैकेनिज्म अब जहां पर भी शब्द आए तो उसका समझना कि वो कैसे हो रही है। अपन ने देखा था कि हाइपरप्लेसिया की मैकेनिज्म देखी थी, तो उसमें देखा था अपन ने कि हाइपरप्लेसिया कैसी हो रही है। हाइपरट्रॉफी की मैकेनिज्म में देखा था कि अपन ने हाइपरट्रॉफी कैसे हो रही है। उसी तरह जो हाइपरप्लेसिया थी उसकी मैकेनिज्म क्या होता है कि क्यों होती है, क्योंकि जो सेल के ऑर्गेनिल्स रहते हैं, सेल सब्सटेंस रहते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो अपन को हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है ना। तो आपने देखा था हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, जो सेल के जो ग्रोथ फैक्टर रहते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो अपन को हाइपरप्लेसिया देखने को मिलती है। हाइपरट्रॉफी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी के जो सेल के अंदर जो सेल सब्सटेंस है वो ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो अपन को हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, यानी कि सेल का साइज इंक्रीज होता है। अब एट्रोपी में क्या होता है, सेल के अंदर जो सेल सब्सटेंस है, सेल प्रोटीन है, उनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो अपन को एट्रोपी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेल का साइज कम हो जाएगा ना। तो सेल का साइज कम होना एट्रोपी का एग्जांपल है ना। अब देखो क्या होता है, जब अपन को एट्रोपी होती है तो अपन को क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है जो सेल का साइज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अपना जो सेल है वो श्रिंकेज हो जाए, मतलब सिकुड़ जाता है। तो जो अपना सेल का जो ऑर्गन है, टिश्यू है, वो भी क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब देखो सेल जो है स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाता है, दूसरे देखने को मिलता है। आपने देखा कि देखो सेल का साइज कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, देखो सेल का साइज तो कम हो जाता है, बट फिर भी वो अलाइव रहते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, फंक्शन करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, एट्रोपी है।
अगर देखो जो एट्रोपी में अगर जैसे कि सेल का साइज भी कम हो जाए और वो मर जाए तो वो अपन एट्रोपी नहीं आएगा ना, वो नेक्रोसिस हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा, अपने देखा ना सेल डेथ का, वही हो जाएगा। परंतु इसमें क्या होता है कि सेल जो है जिंदा रहते हैं। इसे अपन बोल सकते हैं कि एट्रोपी क्या होता है, जो नेक्रोसिस अपोप्टोसिस नहीं होती है ना, एक सेलुलर एडेप्टेशन में जिसका सेल का साइज कम हो जाता है, परंतु सेल क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो वो क्या है, एट्रोपी है। और जो चौथा है वो है मेटाप्लेसिया। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि मेटा मतलब मैच्योर, प्लेसिया मतलब फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी मैच्योर सेल का फॉर्मेशन। और मैच्योर सेल का फॉर्मेशन कब होगा कि मान लो जब वहां पर मान लो एक नॉर्मल सेल है, किसी एक प्रकार का सेल है, जब वो अपने आप को किसी अनदर मैच्योर सेल से रिप्लेस कर ले, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, मेटाप्लेसिया कहते हैं। याद रखना ये रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट होता है कि जब भी क्या होगा कि वहां से जो स्ट्रेस को अपन रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा जो मैच्योर सेल है फिर जैसा पहले वहां पर जिस टाइप का सेल था उसी टाइप में वो है रिकवर हो जाता है, तो क्या होगा, मेटाप्लेसिया कहलाता है। द चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर मैनी जनरली बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन प्रोसेस। ये क्या होता है कि एक टाइप से दूसरे टाइप का सेल में कन्वर्ट होने की, रिप्लेसमेंट होने की प्रोसेस क्या है, एक नॉर्मल मैच्योरेशन प्रोसेस है, जो कब होती है, जब भी कोई एक एबनॉर्मल स्टिमुलाइज या स्ट्रेस अप्लाई होती है तब भी अपन को ये जो देखने को मिलता है ना। मैंने देखा सेलुलर एडेप्टेशन का भी देखने को मिलता है जब स्ट्रेस अप्लाई होती है ना। तो क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है वो सेल जो है अपने रिकवर हो जाता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि जो मेटाप्लेसिया होती है एक रिवर्सिबल होती है, मतलब कि स्ट्रेस को जब भी अपन हटाएंगे तो फिर से अपने जैसा नॉर्मल कंडीशन में उसमें फिर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फिर से उसी कंडीशन में रिकवर कर जाते हैं। तो क्या है, मेटाप्लेसिया है। डायग्राम से समझो कि मान लो अपने पास एक कोई टिश्यू है, टिश्यू में क्या है, अपने उसमें एक स्क्वामस सेल है, तो स्क्वामस टाइप का एक सेल है, तो उस पर क्या करेंगे, अपन स्ट्रेस करेंगे तो स्क्वामस सेल है वो जो कॉलमनर टाइप का जो सेल है उसे अपने आप को क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा, है ना। तो मतलब दूसरे तरह के सेल से अपने आप को रिप्लेस करना क्या कहता है, मेटाप्लेसिया कहलाता है। अब ऐसे हो सकता है कि जो अपना कॉलमनर सेल है उस पर अपन स्ट्रेस को अप्लाई करें तो अपने आप को स्क्वामस सेल से रिप्लेस कर ले, स्क्वामस, है ना। तो क्या है, मेटाप्लेसिया है। अपना जो लास्ट है वो है डाइसप्लेसिया। देखो डाइसप्लेसिया शब्द को अपन तोड़ते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है वो है डाइस और दूसरा प्लेसिया। अपने प्लेसिया शब्द का मतलब अपने देखा, प्लेसिया का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और डाइस का मतलब होता है डिफिकल्ट, मतलब जो सेल का फॉर्मेशन रहता है वो डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। और जो यहाँ पर क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन जो कठिन हो जाता है तो सेल का जो फॉर्मेशन रहता है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा, डाइसप्लेसिया फॉर्मेशन ऑफ सेल इज डिफिकल्ट, मतलब इसमें क्या रहता है, जो सेल का फॉर्मेशन रहता है वो डिफिकल्ट रहता है। क्या रहता है, जैसे क्या रहता है, डाइसप्लेसिया में जो सेल का फॉर्मेशन रहता है वो डिफिकल्ट रहता है, तो अपन को क्या होता है कि जो अपना सेलुलर डेवलपमेंट रहता है उसके डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब अपनी सेल जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे, तो इस तरह के डिसऑर्डर सीन देखने को मिलते हैं। जब भी यहाँ पर जो डाइसप्लेसिया शब्द है वो अपन पैथोलॉजी में अपन यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर जो है एबनॉर्मलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट रहते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, तो उसी अपन क्या कहते हैं, जो अपन डाइसप्लेसिया शब्द का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपने जो डाइसप्लेसिया रहती है अधिकांश अपन को इपिथेलियल सेल में अपन को देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, जैसे अपने जो क्यों देखने मिलती है, चाहे वो यहाँ पर एक क्रोनिक इरिटेशन हो रहा हो। क्रोनिक का मतलब रहता है, दो शब्द आती है, एक आता है एक्यूट, एक आता है क्रोनिक। एक्यूट आया तो सब समझ लेना जो है शॉर्ट टर्म के लिए, और जहां पर क्रोनिक आया तो समझ लेना कि बहुत लंबी ज्यादा टाइम तक इरिटेशन रहे। इरिटेशन मतलब खुजली टाइप का रहता है इरिटेशन, तो भी कहलाता है। जब क्रोनिक इरिटेशन रहे या प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन रहे, मतलब ज्यादा टाइम तक अपन को इन्फ्लामेशन रहे, मतलब सूजन रहे, तो अपन को जो है डाइसप्लेसिया देखने को मिलती है, क्योंकि अपने जो सेल रहते हैं वो सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पर जो सेल अडेप्टेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी सेल डेथ होती है उसकी, जैसे एसिडोसिस, एल्काइलोड जो भी होता है, ठीक है, तो उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नोट्स जो यहाँ पर डिस्कशन में दिए गए हैं तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लो।